हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, ठीक है। पहले चैप्टर यानी कि इंस्ट्रक्शन फॉर वोकेशन के हम एमसीक्यू के करने जा रहे हैं, जो कि सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। 58 एमसीक्यू जो सिर्फ पहले चैप्टर से आपका होगा। सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, प्रिंसिपल आप टीचिंग को ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के नाम से जानते हैं, जो कि सीटीआई और सीआईटीएस एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि सीआईटीएस की जब आप कर रहे होंगे तो आपका ये पीओटी एक सब्जेक्ट होगा, उसमें पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन। पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग को भी कहा जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग को कहते हैं टीचिंग टेक्निक, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, यानी कि उपरोक्त तीनों कहा जाएगा। ऑल ऑफ दोज। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग को किस नाम से जानते हैं? प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग को हम टीचिंग टेक्निक भी कहते हैं, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, या ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी भी कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग को। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सभी एमसीक्यू हैं, बहुविकल्पीय हैं। यहाँ पे 58 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। दूसरा दिया है, किसी संस्था की गतिशीलता बनाए रखने के लिए प्रेरक संदेश को कहते हैं। तो किसी संस्था को गतिशील बनाए रखने के लिए प्रेरक संदेश को क्या कहा जाता है? मिशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तीसरा दिया है कि लक्ष्य सहित अपने उद्देश्य को प्राप्त कहते हैं। तो लक्ष्य सहित अपने उद्देश्य को प्राप्त करने को गोल कहते हैं, लक्ष्य कहते हैं, ठीक है। चौथे नंबर क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। दिया है शिक्षण कार्य को क्रमबद्ध करके उससे संबंधित लक्ष्य को प्राप्त करना कहलाता है। तो शिक्षक कार्य को क्रमबद्ध करके उससे संबंधित लक्ष्य को प्राप्त करना क्या कहलाता है दोस्तों? एम कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। नेक्स्ट जो है 5 नंबर का क्वेश्चन दिया है, इट इज ब्रांच ऑफ साइंस डील विथ टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि ऐसी साइंस का वह शाखा जिसमें टीचिंग और लर्निंग की बातें करते हैं, अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? तो ऐसा अध्ययन कहलाता है पेडागोगी, ठीक है, पेडागोगी। द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विथ टीचिंग एंड टेक्निक इज कॉल्ड पेडागोगी। नेक्स्ट है 6 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, बार बार मैं कह रहा हूं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और आपको सिर्फ अभी यहाँ पे चैप्टर वन चैप्टर ही का एमसीक्यू मिलेगा। फिर इसके बाद आपको दूसरे चैप्टर का एमसीक्यू मिलेगा, ठीक है। तो सीरियल वाइज आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दिया है DGE&T किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? DGE&T किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है श्रम मंत्रालय के अंतर्गत। DGE&T किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, फुल फॉर्म ऑफ CITS। CITS का फुल फॉर्म यहाँ पे बताना है। तो क्या होता है CITS का फुल फॉर्म? क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। CITS का फुल फॉर्म क्या होता है? क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 8वां नंबर। दिया है फुल फॉर्म ऑफ CTI। CTI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CTI का फुल फॉर्म होता है क्राफ्टमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्राफ्टमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। CTI का फुल फॉर्म क्या होता है? क्राफ्टमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पे दिक्कत आ जाती है आप लोगों के पास, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, CTI और CITS दोनों का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। दिया है फुल फॉर्म ऑफ CITS, फिर वही आ गया। तो CITS का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, बी वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 10th नंबर। दिया है फुल फॉर्म ऑफ सिमी। सिमी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि CITS और CTI, फिर ऐसे ही सिमी भी है। सिमी का फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखिएगा, सेंट्रल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। सिमी का फुल फॉर्म सेंट्रल इंस्ट्रक्शन मीडिया इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 11 नंबर। दिया है सिमी का कार्य है। तो सिमी का कार्य क्या है? तो सिमी का कार्य है अच्छी गुणवत्ता की पुस्तकें एवं शिक्षण संबंधी नवीनतम उच्च स्तरीय प्रगति प्राप्त करना। सिमी का कार्य क्या है? अच्छी गुणवत्ता की पुस्तकें एवं शिक्षण संबंधी नवीनतम उच्च स्तरीय प्रगति प्राप्त करना। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आप सिर्फ मेरी बातों को गौर से सुनते रहिए, ऑटोमेटिक आपकी मेरी बातें याद हो जाएंगी। एग्जाम में आप पूरे क्वेश्चन करके आएंगे अगर आप सभी वीडियो मेरे देखे हुए हैं तो। नेक्स्ट है 12 नंबर, किस प्रकार की शिक्षा में कॉपी किताबें और एक निश्चित सिलेबस नहीं होती? तो आप सभी को पता है
कि किस प्रकार की शिक्षा में कॉपी किताबें और एक निश्चित सिलेबस की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो है इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है दोस्तों? जो हम माँ बाप, भाई बहन और समाज से सीखते हैं, वो क्या है? इनफॉर्मल एजुकेशन होता है। और फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? जिसमें हमें कॉपी किताब और निश्चित सिलेबस की आवश्यकता होती है, वो फॉर्मल एजुकेशन कहलाता है। तो यहाँ कॉपी किताबों की और सिलेबस की आवश्यकता नहीं होती इनफॉर्मल एजुकेशन में। नेक्स्ट चलते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन दिया है, वर्कमैनशिप यानी कि कार्य कुशलता के तत्व हैं। तो कार्य कुशलता के तत्व क्या है? टाइम, एक्यूरेसी, सेफ्टी या ऑल ऑफ दीज। तो टाइम, ठीक है, कार्य कुशलता क्या है कि ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। कार्य कुशल लोग क्या करेंगे? अपनी जो भी जॉब करेंगे उसमें टाइम और एक्यूरेसी अच्छा देखेंगे और सुरक्षित के साथ काम करेंगे। तो इन तीनों का जो क्वालिटी होगा जिसके अंदर, उसी को तो कार्य कुशलता कहते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी कार्य को माप के अनुसार शुद्धता के साथ करने को कहा जाता है। तो किसी कार्य को माप के अनुसार शुद्धता के साथ करने को क्या कहा जाता है? एक्यूरेसी, वर्कमैनशिप, रियलिबिलिटी या नन ऑफ दीज। तो आप सभी को पता है क्या कहते हैं? एक्यूरेसी। शुद्धता से काम करने के लिए क्या कहते हैं? कितनी एक्यूरेसी से काम हो रहा है, कितनी शुद्धता से काम हो रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर दिया है, प्लान ए कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए आवश्यक है। यानी कि इंस्ट्रक्शन के लिए कोर्स का प्लान करना क्या किसके लिए आवश्यक है? सेल्फ, अपने लिए, स्टूडेंट यानी छात्र के लिए, या टीचिंग मटेरियल के लिए, या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे जो प्लान एक कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के प्लान के लिए इन सभी का क्या है? आवश्यक है। यानी कि खुद का भी और स्टूडेंट के लिए भी और टीचिंग मटेरियल, इन सभी के लिए प्लान करने पे हमें अच्छा क्या करेंगे? इंस्ट्रक्शन दे पाएंगे, अच्छा प्लान कर पाएंगे। यानी कि ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर दिया है, द सीक्वेंस ऑफ टीचिंग इन वर्कशिप इज फॉलो एज। यानी कि ये सीक्वेंस बताना है टीचिंग वर्क में क्या क्या पहले करना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे दिया है, प्रिसाइज, एक्सप्लेन, डिमॉन्स्ट्रेट या क्लास इमिटेट्स। तो यहाँ देखिए करेक्ट जो सीरियल वाइज होगा, सबसे पहले हमें करना होगा, क्या करना होगा कि एक्सप्लेन करना होगा किसी चीज़ को, ठीक है। एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ पे जो आएगा उसको डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे। डिमॉन्स्ट्रेशन के बाद हम क्या करेंगे? उसको क्लास इमिटेट करेंगे और प्रैक्टिस करवाएंगे उसका, ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिस होगा। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर दिया है, डिफेक्ट इन इंस्ट्रक्शन बाय प्रेजेंटेशन इज। यानी कि प्रेजेंटेशन के द्वारा, यानी जब हम प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो उसमें इंस्ट्रक्शन जो देते हैं उसमें क्या डिफेक्ट होता है? डिफेक्ट मिथ होता है कि मतलब हम क्या उसका प्रभाव अप्रभाव पड़ता है। रॉन्ग मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, जो डिफेक्ट है इंस्ट्रक्शन का प्रेजेंटेशन में, या तो हम गलत इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे प्रेजेंटेशन के द्वारा, या सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटेशन इज नॉट प्रॉपर। यानी कि जो हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो एक सीरियल वाइज नहीं होगा, हमें जहाँ से मन होगा वहीं से समझाना चालू कर रहे होंगे, ये भी डिफेक्ट है इंस्ट्रक्शन में। तीसरा जो दिया है, इम्प्रॉपर वे ऑफ हैंडलिंग आर यूज ऑफ ट्रेनिंग एड्स। यानी कि जो ट्रेनिंग एड्स हम लोग बनाते हैं, चार्ट वगैरह बनाते हैं, वो इम्प्रॉपर होता है, यानी कि सही तरीके से हम उसको नहीं दिखा पाते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है? डिफेक्ट है इंस्ट्रक्शन के। प्रेजेंटेशन में डिफेक्ट है जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर दिया है, विद्यार्थियों के प्रति अनुदेशक की जिम्मेदारियां हैं। तो विद्यार्थियों के प्रति अनुदेशक की क्या जिम्मेदारियां होती हैं? तो ये जिम्मेदारियां होता है कि विद्यार्थी को पढ़ाई में स्वयं निर्भर बनाना होता है। एक इंस्ट्रक्शन यानी कि अनुदेशक का कार्य है कि विद्यार्थियों को पढ़ाई में स्वयं निर्भर बनाना, यानी कि उनके अंदर मोटिवेशन देना कि आप पढ़ सकते हैं, यानी कि उसको पढ़ाई में रुचि जगाना, ठीक है। विद्यार्थियों को एक अनुदेशक का ही काम होता है। दूसरा, विद्यार्थियों को दृष्टिकोण बदलना, यानी कि विद्यार्थी का दृष्टिकोण कहीं और जा रहा है तो उसे बदल कर पढ़ाई में लाना, ये भी इंस्ट्रक्टर का काम ही होता है। यानी कि ए भी होता है और बी भी होता है। अब सी देखते हैं, विद्यार्थियों में अच्छी आदत का निर्माण करना, ये किसका कार्य है? अनुदेशक का ही कार्य है, इंस्ट्रक्टर का ही कार्य है। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि उपरोक्त तीनों हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन सही है ना। विद्यार्थियों के प्रति अनुदेशक की जिम्मेदारी होती है कि विद्यार्थियों को पढ़ाई में स्वयं निर्भर बनाए, विद्यार्थियों को दृष्टिकोण बदले और विद्यार्थियों में अच्छी आदत का निर्माण करें। ये सभी क्या है? अनुदेशक की जिम्मेदारियां हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर दिया है, अनुदेशक
के नैतिक गुणों के अंतर्गत आता है। तो अनुदेशक के नैतिक गुण के अंतर्गत क्या आता है न्याय और निष्पक्षता होनी चाहिए, यानी कि न्याय और निष्पक्षता यानी कि सभी स्टूडेंट उसके लिए बराबर होंगे, सबको बराबर न्याय देना होगा। जैसे कोई स्टूडेंट झगड़ा कर लेता है तो उन सभी स्टूडेंट को दोष देना जिसमें गलती हो। बी है आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति का होना, किसके अनुदेशक की नैतिक गुणता होती है। और अच्छा चरित्र का होना, ये सभी तीनों गुण क्या है, न्याय और निष्पक्षता, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति और अच्छा चरित्र एक अनुदेशक की नैतिक गुण होने चाहिए। यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये सभी गुण अनुदेशक के नैतिक गुणों में शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट 20वां दिया है, इट इज द थ्योरी ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग, मतलब कि यह थ्योरी है टीचिंग के मेथड का, यानी कि पढ़ाने के ढंग का क्या है, सिद्धांत है। हाउ विथ व्हाट, ये क्या है। तो यहाँ आपको करेक्ट आंसर बताना है इन चारों में, डिडक्टिव, मेथोडोलॉजी, मिशन या पेडागोगी। तो यहाँ जो पढ़ाने का यानी कि टीचिंग का जो मेथड है थ्योरी का, ये करेक्ट आंसर मेथोडोलॉजी, हाउ विथ और व्हाट मेथोडोलॉजी में के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट 21 नंबर दिया है, फुल फॉर्म ऑफ एफटीआई। तो जैसे सीटीआई है वैसे ही एफटीआई का भी फुल फॉर्म आपको याद रखना है। एफटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, फोरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फोरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और वैसे ही सीआईटीएस और सीटीआई का भी फुल फॉर्म मैंने बता दिया है, ऑलरेडी आपको याद रहने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर दिया है, पेडागोगी में इन्वॉल्व है, यानी कि पेडागोगी में क्या इन्वॉल्व है ये आपको बताना है। तो पेडागोगी में इन्वॉल्व है व्हाट, वाई और हाउ। पेडागोगी में क्या इन्वॉल्व है, व्हाट, वाई और हाउ पेडागोगी में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट 23 नंबर दिया है, डिडक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग एंड लेसन की इंस्ट्रक्शन में इनमें से है, बताना है। दिया है डिडक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग एंड लेसन की इंस्ट्रक्शन में इनमें से है, इनमें से क्या है। तो डिडक्टिव टीचिंग जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, व्हाट एंड वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर दिया है, लक्ष्य को उद्देश्य सहित प्राप्त करना क्या कहलाता है। तो लक्ष्य को उद्देश्य सहित प्राप्त करना कहलाता है गोल। लक्ष्य को उद्देश्य सहित प्राप्त करने को क्या कहते हैं, गोल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर दिया है, शिक्षा कार्य को क्रमबद्ध तरीके से उसके अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना कहलाता है। तो शिक्षा कार्य को क्रमबद्ध तरीके से उसके अंतर्गत लक्ष्य को प्राप्त करना एम कहलाता है। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। यहाँ पे देखिए एम और गोल दोनों में क्या अंतर है कि लक्ष्य को उद्देश्य सहित प्राप्त करना क्या कहलाता है, लक्ष्य को उद्देश्य सहित प्राप्त करना गोल कहलाता है। और एम किसको कहते हैं, तो शिक्षा कार्य को क्रमबद्ध तरीके से उसके अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना क्या कहलाता है, एम कहलाता है। नेक्स्ट 26 नंबर दिया है, DG&T की योजना है। तो DG-E&T की योजना है कि कुशल कारीगर बनाना, क्या करना, कुशल कारीगरों को बनाना। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन भी दिया है, कंपनियों में काम करना, ये DG-E&T का काम नहीं है। क्या कार्य है कि कुशल कारीगरों को बनाना है। यहाँ पे अस्त्र बनाना तो ये भी नहीं है, अस्त्र कौन बनाते हैं, DRDO वाले और कौन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाले, ये सभी बनाते हैं। यहाँ पे तो DG-E&T का कार्य है कि कुशल कारीगरों को तैयार करना होता है। नेक्स्ट 27 नंबर दिया है, अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 बाई पास पार्लियामेंट, यानी कि अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 में पार्लियामेंट में कब पास हुआ। तो ये आपका याद रखना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 है वो 1961 में ही पास हुआ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर दिया है, भूलने के लिए उत्तरदायी कारक होते हैं। तो भूलने के लिए उत्तरदायी कारक क्या क्या होता है, रुचि, नयापन, याद रखने के लिए बात ज़्यादा समय बिताना या बनाए रखना। ठीक है, तो भूलने के लिए उत्तरदायी कारक जो है वो है याद रखने के बाद ज़्यादा समय बिता देना। ठीक है, ज़्यादा समय अगर हम बिता देते हैं किसी चीज़ को तो उसको भूलने के लिए उत्तरदायी कारक यही मेन होता है। नेक्स्ट है 29 नंबर दिया है, शिक्षा शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है। तो आप सभी को पता है कि शिक्षा शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, एडुकेटम। एडुकेटम शब्द
से बना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एजुकेशन जो बना है आपका, एजुकेशन, एजुकेशन की मतलब क्या होता है, शिक्षा, ये किससे बना है, लैटिन भाषा एडुकेटम से बना है। नेक्स्ट है 30 नंबर दिया है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, किसने कहा था। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, ये कहे थे अरस्तु ने। अरस्तु के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क विकास रहता है। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, जिससे आप अधिक से अधिक इफिशियंसी से पढ़ सकें और जॉब पा सकें, सफल हो सके अपनी जो भी टारगेट है उसमें। नेक्स्ट है 31 नंबर दिया है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति आपको बताना है किस भाषा से हुई है, यहाँ पे यूनानी भाषा से साइकोलॉजी शब्द आया है। नेक्स्ट है 32 नंबर, सिर्फ आपको एमसीक्यू याद कर लेने हैं, आपके एग्जाम में यही आने हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कौशल के मूल तत्व हैं। तो कौशल के मूल तत्व क्या हैं, टाइम और स्पीड, ये दोनों कौशल के मूल तत्व हैं। कौशल का मतलब क्या होता है कि दो छात्र हैं, पहला और दूसरा, तो एक उसी कार्य को 10 घंटे में कर रहा है, एक उसी कार्य को 3 घंटे में कर रहा है, तो हम किसको कहेंगे कि जो 3 घंटे में कार्य कर रहा है वो अधिक कार्य कुशल है, यानी कि एक्सपीरियंस उसके पास अधिक है, वो सभी टाइम, एक्यूरेसी, स्पीड उसका बहुत सही है। तो कौशल के मूल तत्व क्या हो गए, टाइम और स्पीड। नेक्स्ट है पोस्ट कार्ड में सी का मतलब होता है। तो पोस्ट कार्ड में जो सी का मतलब होता है दोस्तों, वो होता है कैरिंग एंड कनेक्टिंग। पोस्ट कार्ड हम जो लगाते हैं उसमें सी का जो अर्थ होता है क्या होता है, कैरिंग और कनेक्टिंग, यानी कि सामान को ले जाता है और क्या करता है, ये कनेक्ट किया रहता है। नेक्स्ट है 34 नंबर दिया है, इम्फेजिंग बाई पोस्चर्स एंड गेस्चर्स, स्पीच, स्पीकर, टीच, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ करेक्ट आंसर स्पीच होगा। इम्फेसिस स्पीच जो होता है वो पोस्चर और गेस्चर के द्वारा किया जाता है स्पीच, करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट है 35 नंबर दिया है, ऑब्जर्व एंड इन स्टिल हैबिट ऑफ एमंग द लेसन, यानी कि ऑब्जर्व मतलब ऑब्जर्व करना, किसी चीज को अपने अंदर ग्रहण करना, ऑब्जर्व कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लर्नर के द्वारा क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, इन स्टिल हैबिट ऑफ लर्नर एमंग द लेसन, लेसन के द्वारा सीखना ही ऑब्जर्व कहलाता है, इन स्टिल हैबिट कहलाता है। नेक्स्ट 36 नंबर दिया है, इनफॉर्मल एजुकेशन कहाँ से मिलती है। तो इनफॉर्मल एजुकेशन अभी मैंने डिस्कस किया था, इनफॉर्मल और फॉर्मल एजुकेशन। तो माता पिता व परिवार से, स्कूल से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो 36 नंबर इनफॉर्मल एजुकेशन किससे मिलता है, माता पिता से जो मिलता है वो हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन होता है, और जो स्कूल से प्राप्त करते हैं शिक्षा के द्वारा वो फॉर्मल एजुकेशन होता है। एक डिफरेंट और भी कि इनफॉर्मल एजुकेशन में हमें कॉपी किताब और सिलेबस की आवश्यकता नहीं होती, और फॉर्मल एजुकेशन में सिलेबस की आवश्यकता होती है, कॉपी किताब की आवश्यकता होती है। तो ये स्कूल में हमें मिलेंगे। तो हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माता पिता व परिवार से मिला हुआ एजुकेशन क्या कहलाता है, इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाता है। नेक्स्ट 37 नंबर दिया है, वह शिक्षा जो सुचारू रूप से क्रमबद्ध ढंग से व नियम पूर्वक प्रारंभ की जाती है क्या कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, बोथ, नन ऑफ दीज। तो मैं एक फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन पे पीओटी का थ्योरी का ऑलरेडी लेक्चर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ आई बटन बना होगा, यहाँ भी आपको मिल जाएगा, तो आप उसको पूरा देख लीजिए। आप प्लेलिस्ट में से भी देख सकते हैं हमारे थ्योरी के पीओटी क्लास को। तो यहाँ पे दिया है, वह शिक्षा जो सुचारू रूप से क्रमबद्ध ढंग से वह नियम पूर्वक प्रारंभ की जाती है क्या कहलाती है, तो वही फॉर्मल एजुकेशन कहलाता है। अभी मैंने बताया कि फॉर्मल एजुकेशन में क्रमबद्ध ढंग से यानी कि सिलेबस की आवश्यकता होती है, और जब सिलेबस होगा तो हम स्कूल में अध्ययन करेंगे, तो वहाँ नियम पूर्वक हमें चलना पड़ेगा, तो हमें कौन सा एजुकेशन करना पड़ेगा वहाँ पे, फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन जो माता पिता और परिवार से मिलता है, समाज से मिलता है, दोस्तों से मिलता है, वो क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन है। नेक्स्ट है 38 नंबर का क्वेश्चन दिया है, किसी कार्य को शुद्ध माप, सुरक्षा, निर्धारित समय के अंदर बगैर हानि के पूरा किया जाना क्या कहलाता है। तो क्या क्या कहलाता है, वही हमारा कार्य कुशलता कहलाता है। यानी कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो शुद्धता के साथ पूरी सुरक्षा से करें और निर्धारित समय के अंतर्गत उसे बगैर हानि पहुंचाए करते हैं, उसी की कार्य कुशलता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर दिया है, कार्य कुशलता के मूल्यांकन करने के मुख्य बिंदु है समय, शुद्धता, कार्य कुशलता, ये सभी।
तो देखिए कार्यकुशलता का मूल्यांकन करने के लिए मुख्य जो बिंदु है वो है समय, यानी कि आपका जो समय, निर्धारित समय, मान लीजिए एक ही काम करने के लिए कोई स्टूडेंट या कोई आदमी एक कार्य ही है, इस कार्य को करने में पूरा दिन लगा देता है, ठीक है, 24 घंटे लगा देता है मान लीजिए। वही कार्य करने के लिए कोई अन्य छात्र या अन्य दूसरे लोग उसी कार्य को 12 घंटे में करते हैं, तो किसको कार्य कुशलता मारेंगे? 12 घंटे वाले को ना। कंपनी में अगर आप जाएंगे तो कंपनी भी तो उसी लोग को लेगा जो 6 घंटे में अधिक प्रोडक्शन देगा। वही मान लीजिए कि एक काम है 6 घंटे में कोई पूरा कर दे रहा है और वही काम कोई 12 घंटे में पूरा कर रहा है, तो 6 घंटे वाले को ना प्रीफर करेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी होना चाहिए कार्यकुशलता के मूल्यांकन के लिए, यानी कि कम समय में करे और शुद्धता से करे और कार्यकुशलता अधिक हो, यानी कि करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, दिया एक अच्छे अनुदेशक की विशेषताएं। तो एक अच्छे अनुदेशक की क्या विशेषता होनी चाहिए? उचित ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, और समय का पालन करने वाला होना चाहिए इंस्ट्रक्टर। अनुदेशक किसे बोलते हैं पहले तो समझ लीजिए। जो आईटीआई और सीटीआई में टीचर होते हैं ना, उसी को अनुदेशक बोलते हैं, टेक्निकल भाषा में इंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो अच्छे अनुदेशक की क्या विशेषता होनी चाहिए? उचित ज्ञान हो उसके पास, समय पालन करने वाला हो और अच्छा व्यवहार करने वाला हो, यानी कि करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, दिया है एक अच्छे अनुदेशन की विशेषता है। तो एक अच्छे अनुदेशन की क्या विशेषता है? कि सामाजिक वातावरण में रहे वो अनुदेशक, सामग्री का संशोधन करे, यानी कि सभी सामग्री जो है वर्कशॉप में उसका यूज करे अनुदेशन में, और सही प्रश्न उत्तर बनाना, यानी कि उसे प्रश्न और उत्तर बनाने आना चाहिए, यानी कि करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी अच्छे अनुदेशक की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है 42 नंबर, दिया है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में टीटी का मतलब होता है। तो अभी हमने बताया प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग को टीचिंग टेक्निक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो टीटी का यहाँ पे क्या मतलब है? टीचिंग टेक्निक। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग को और किस नाम से जानते हैं? ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, टीचिंग टेक्निक और ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, ये क्या है? तीनों सेम है, एक ही सब्जेक्ट का नाम है। नेक्स्ट है 43 नंबर, दिया है शिक्षा का अर्थ है। तो शिक्षा का अर्थ क्या है दोस्तों? सीखना, समझना, समझाना, ये सभी। तो शिक्षा का अर्थ मूल रूप से देखते हैं कि शिक्षा में क्या होता है? सीखना होता है, समझना होता है और समझाना होता है, ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, दिया है शिक्षण पद्धति का अर्थ है। तो शिक्षण पद्धति का अर्थ क्या है यहाँ पे, ये बताना है आपको। तो विधि, रीति, ढंग या क्रम, ये सभी। तो शिक्षण पद्धति में आपको विधि आना चाहिए, रीति आना चाहिए, ढंग और क्रम आना चाहिए, यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ डी हो जाएगा। नेक्स्ट 45 नंबर, दिया है शिक्षण के सिद्धांत हैं। शिक्षण के क्या सिद्धांत हैं? मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना, सुव्यवस्थित सामग्री व प्रणाली का प्रयोग करना, उपरोक्त दोनों। तो शिक्षण के सिद्धांत क्या है? उपरोक्त दोनों हैं। मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना शिक्षण के लिए और सुव्यवस्थित सामग्री प्रणाली का प्रयोग करना है, यानी कि जो भी आपके पास सामग्री हो, जो भी आपके पास मटेरियल हो, उसको सुव्यवस्थित ढंग से प्रयोग करना शिक्षण के सिद्धांत है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, इसी को प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग कहते हैं। नेक्स्ट है 46 नंबर, दिया है फुल फॉर्म ऑफ MOI। MOI का फुल फॉर्म बताना है आपको। तो MOI का फुल फॉर्म याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी फुल फॉर्म है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। MOE का फुल फॉर्म मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 47 नंबर, दिया है पढ़ाते समय महत्वपूर्ण वस्तु है। तो पढ़ाते समय कौन कौन सी महत्वपूर्ण वस्तु है? मशीन, औजार, ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड और ये सभी। तो पढ़ाते समय जो महत्वपूर्ण वस्तु क्या है यहाँ पे? यह है ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड। ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड क्या है? पढ़ाते समय महत्वपूर्ण वस्तु है कि हम कुछ भी व्हाइट बोर्ड पे तो समझाते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे लिए ये जो स्क्रीन हुआ, ये मेरे लिए व्हाइट बोर्ड का काम करेगा और मेरा ये पेन क्या करेगा? ये पेन हो गया। तो ब्लैक या वाइट बोर्ड होना चाहिए और साथ में चाक डस्टर भी होना चाहिए। ये सभी क्या है? पढ़ाते समय महत्वपूर्ण वस्तु हैं। मशीन और औजार तो ये प्रैक्टिकल की चीजें हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 48 नंबर। 48 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सरकार ने टेक्नीशियन सेंटर खोलने प्रारंभ किए, यानी कि टेक्नीशियन
सेंटर कब खोलने प्रारंभ किया सरकार ने? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950 से सरकार ने टेक्नीशियन सेंटर खोलना स्टार्ट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगर आपने थ्योरी अभी तक नहीं देखा है पहले लेसन का, तो अब मैंने पहले लेसन का थ्योरी ऑलरेडी बना दिया है, जिसमें ये सभी क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने थ्योरी के साथ डिस्कस किया है। अगर आप एक बार उसे देख ले रहे हैं तो आपकी ये कंठस्थ हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, भारत सरकार द्वारा अप्रेंटिस कानून पास किया गया। तो अब भी हमने बताया कि 1961 में पास किया गया। यहाँ 1961 किस ऑप्शन में है? सिर्फ ए ऑप्शन में है। तो यानी 12 दिसंबर 1961 को अप्रेंटिसशिप एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 50 नंबर, दिया है सीटीआई के उद्देश्य हैं। तो सीटीआई का क्या उद्देश्य है ये बताना है। तो सीटीआई का उद्देश्य आप यहाँ पे जो है ये अनुभवी एवं कुशल कारीगरों को शिक्षण देकर प्रशिक्षित अनुदेशक तैयार करना है। ये क्या है? सीटीआई के उद्देश्य है। मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि पीओटी पहले लेसन का ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जिसमें सभी डिस्कस कर दिया है पूरी डिटेल से, आप उसको देख लीजिए। दूसरा है उन अनुदेशकों को जो पहले से प्रशिक्षक कार्य कर रहे हैं उन्हें पढ़ाने की कला में प्रशिक्षण पर निपुण बनाना। ये क्या है? सीटीआई के ही उद्देश्य हैं। तीसरा है आधुनिक शिक्षण कला पर आधारित शिक्षण के ज्ञान की पुनरावृत्ति करने की शिक्षा देना। यानी कि ये सभी क्या है? सीटीआई के उद्देश्य हैं। पढ़ लीजिए एक बार अपने से, फिर आगे बढ़िए। नेक्स्ट है 51 नंबर, दिया है फुल फॉर्म ऑफ CSTAR इज। यानी कि CSTARI का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो CSTARI का फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये CSTARI का फुल फॉर्म है। एक बार और CSTARI का फुल फॉर्म देख लीजिए, सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 52 नंबर, दिया है CSTARI किस देश की मदद से खोला गया। तो CSTARI जो है वो किस देश के मदद से खोला गया? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जर्मनी है। जर्मनी के द्वारा जो है CSTARI खोला गया। CSTARI का फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताया क्या था, आपको याद रखने चाहिए, सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 53 नंबर, दिया है FTI की स्थापना कब हुई। तो FTI का स्थापना हुआ 1972 बेंगलोर में और 1982 में जमशेदपुर में FTI की स्थापना हुई। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि FTI कहाँ कहाँ पे कॉलेज है। तो पहला जो खोला गया था बेंगलोर और दूसरा जमशेदपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, दिया है शिक्षण है। शिक्षण क्या है? एक कला एवं विज्ञान है, समाज और संगठन है, इनमें से कोई नहीं, ये सभी। तो शिक्षण क्या है आप सभी को पता हो गया होगा ऑप्शन पढ़ने से, एक कला और विज्ञान है शिक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 55 नंबर, शिक्षण आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? लर्निंग टू नो यानी कि जानने के लिए सीखना, लर्निंग टू डूइंग यानी कि करने के लिए सीखना, लर्निंग टू लिव यानी कि जीने के लिए सीखना या करना। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण आवश्यक क्यों हो जाता है? क्योंकि देखिए शिक्षण की आवश्यकता होती है लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डूइंग, लर्निंग टू लिव, ये तीनों ऑप्शन हो जाएंगे। यानी कि हम शिक्षण क्यों आवश्यकता है इन तीनों ऑप्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, दिया है अनुदेशक के गुणों के अंतर्गत आता है। तो अनुदेशक के गुणों के अंतर्गत आता है लीडरशिप, क्लास मैनर और क्लास कंट्रोल। ये किसके गुणों के अंतर्गत आता है? अनुदेशक यानी कि इंस्ट्रक्टर जो है उसको अंतर्गत जो गुण होना चाहिए लीडरशिप की होनी चाहिए, यानी कि क्लास में 50 स्टूडेंट है तो उनको हैंडल कर सके। क्लास मैनर यानी कि क्लास में ढंग कैसे रहना चाहिए, सबको सिखाए, अपने भी मैनर से रहे, और क्लास को कंट्रोल करे, यही अनुदेशक के गुणों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 57 नंबर, एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग के तुरंत बाद किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एप्लीकेशन के अनुप्रयोग के तुरंत बाद क्या किया जाएगा दोस्तों? इवेल्युएशन किया जाएगा। इवेल्युएशन में क्या होता है? देखिए इवेल्युएशन में होता है कि जो भी हमने स्टूडेंट को पढ़ाया तो उसे टेस्ट के माध्यम से या मौखिक मुंह के माध्यम से प्रश्न पूछकर उसका इवेल्युएट करते हैं कि कितने स्टूडेंट सुने, समझे और उसे नॉलेज में अपने लिए, तो उसी का इवेल्युएशन कहलाता है, इवेल्युएशन। नेक्स्ट करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? जो भी हमने स्लाइड बनाई, प्रेजेंटेशन बनाया, उसे सामने लाकर स्टूडेंट को समझाना ही प्रेजेंटेशन कहलाता है।
प्रिपरेशन क्या कहलाता है कि जो चीज़ें हमने प्रेजेंटेशन में बनाए उसको पहले अपने घर पे तैयार कर लेना ही हमारा क्या है प्रिपरेशन, कि हमें कैसे पढ़ाना है, क्या क्या सीरियल वाइज समझाना है स्टूडेंट को। ये सभी क्या है एप्लीकेशन के तुरंत बाद किए जाने वाले शब्द हैं कि जो हमने पढ़ाया, प्रेजेंटेशन दिया, प्रिपरेशन किया, तो उसका इवेल्युएशन करना ही हमारा क्या है एप्लीकेशन के तुरंत बाद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, शिक्षकों की मानसिक बीमारी के पीछे कारण हो सकता है, यानी कि मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है शिक्षकों का, तो उसके पीछे क्या प्रभाव हो सकता है, क्या कारण हो सकते हैं। पहला जो है कौशल व हुनर का अभाव होना, प्रशासन व का तानाशाही रवैया होना, मान धन व काम की कमी होना, या उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे जो उपरोक्त सभी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखिए शिक्षक की मानसिक बीमारी के पीछे के कारण क्या हो सकता है, या तो कौशल जो या हुनर है उसका अभाव है उसके अंदर। जैसे कि मान लीजिए आप डीजल मैकेनिक या वेल्डर के स्टूडेंट हैं, तो जो इंस्ट्रक्टर के यानी कि जो शिक्षक के अंदर मानसिक बीमारी क्यों होगा, या तो उसे कौशल या हुनर का अभाव होगा, यानी कि वो अच्छे से वेल्डिंग करना नहीं जानेगा, वेल्डर का टीचर है और वेल्डिंग ही करना न जाने, अगर कोई स्टूडेंट उसे डर सताता रहेगा, कोई स्टूडेंट मुझसे पूछ न दे, वही तो है मानसिक बीमारी उसका। दूसरा है प्रशासन व तानाशाही रवैया, प्रशासन व तानाशाही रवैया के अंतर्गत जैसे जिस कॉलेज में वो इंस्ट्रक्टर है शिक्षक, तो वहाँ का जो प्रशासनिक या तानाशाही रवैया है, यानी कि मैनेजर प्रिंसिपल का अच्छा रवैया नहीं है, एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं, तो भी वो मानसिक बीमारी के पीछे का कारण हो सकता है शिक्षक के अंतर्गत। और मान धन व काम की कमी होगा, यानी कि जो वो कार्य कर रहा होगा उसके हिसाब से उसे पैसे नहीं मिल रहे होंगे, या वो काम तो करना चाह रहा होगा लेकिन संसाधन न होने की वजह से, यानी कि इंस्ट्रूमेंट न होने की वजह से, टूल्स ना होने की वजह से वो क्या करेगा, उसकी भी मानसिक संतुलन बिगड़ेगा। यानी कि ये सभी क्या हैं, ये सभी मानसिक बीमारी हैं शिक्षक के अंतर्गत जो आ जाएगा, इनमें कोई भी कमी पाया जाता है। तो इस प्रकार हमने पहले चैप्टर से टोटल आपको 58 क्वेश्चन करवाए। नेक्स्ट जो चैप्टर है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, इसमें लगभग 250 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, यहाँ आई बटन पे भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, तो आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। और ये वीडियो अगर पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए दोस्तों। आपका लाइक ही और सब्सक्राइब ही मेरे लिए मोटिवेशन है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।